गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप कैसे हैं सब लोग? मस्त ज़बरदस्त हो मस्त होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे व्हीट के बारे में। व्हीट को हिंदी में बोलते हैं गेहूँ। गेहूँ के बारे में सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूँ जो है उसको हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। विश्व में बात करें विश्व की, तो विश्व में भी गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा खाने वाली क्रॉप है। तो आज हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा गेहूं का कवर करने की कोशिश करेंगे। आज आपको गेहूं के बारे में हर एक वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो आपको नहीं पता होगी। नॉर्मली पता तो होगी, लेकिन हम वो जानकारी भी जानेंगे जो आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, व्हीट आवाज़ आ रही है और साफ दिख रहा है? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है सब? बताना। व्हीट आज पढ़ रहे हम किसके बारे में? व्हीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गेहूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं को, व्हीट को क्या बोलते हैं। तो ये जो व्हीट है, हमारा गेहूं है, ये हमारी किंग ऑफ सीरियल, मतलब खाद्यान्न का राजा कहलाता है गेहूं। क्या कहलाता है? खाद्यान्नों का राजा। खाद्यान्न, जितने भी सीरियल्स होते हैं, खाद्यान्नों का राजा। खाद्यान्नों का राजा कौन कहलाता है? गेहूं। व्हीट कहलाता है खाद्यान्नों का राजा। ठीक है, किंग ऑफ सीरियल कौन कहलाता है? गेहूं। अगर पूछा जाए क्वीन, रानी कौन है खाद्यान्नों की? खाद्यान्नों की रानी, कभी कभी रानी भी पूछ लिया जाता है। खाद्यान्नों की रानी के बारे में पूछ लेते हैं। तो खाद्यान्नों की जो रानी होती है वो मक्का होती है। मक्का, खाद्यान्नों की रानी कौन होती है? तो वो मक्का होती है। अब हम इस व्हीट के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हीट के बारे में, गेहूं के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। गेहूं का साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं इसके क्रोमोसोम की। इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर इसके कितने होते हैं? इसमें होते हैं 2n बराबर 42। ये जो 42 है, ये 2n बराबर है, 2n बराबर 42। लेकिन ये जो हमारी गेहूं की क्रॉप है वो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। हेक्साप्लॉइड कैसी है? हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड कैसी? देखो, इसमें हम दो चीज़ें जानते हैं, बेसिक क्रोमोसोम क्या होता है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होता है। एन, अगर एन खाली एन लिखा है तो वो हमारा होता है बेसिक क्रोमोसोम। एन जो है वो होता है हैप्लॉइड, बेसिक नहीं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या है? एन। अगर एक्स है, एक्स, तो ये होता है हमारा बेसिक क्रोमोसोम। तो जो हमारा व्हीट है हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड का मतलब होता है 6x। तो हमारा 6x, 2n कह सकते हैं या 6x कह सकते हैं। कितना है? 42। अगर हैप्लॉइड की बात करी जाए, हैप्लॉइड हमारा कितना होगा? 21, एक जोड़ा। अगर खाली बेसिक पूछा जाए, बेसिक, तो 6 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारी 7 निकल के आएगी संख्या। लेकिन अब बात करते हैं इंडोस्पर्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो इंडोस्पर्म जो दोस्तों होता है भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म जिसको भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो जो हमारा इंडोस्पर्म होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित, 3n होता है। ठीक, हमारा जो नॉर्मल होता है डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड है, और ये जो इंडोस्पर्म होता है 3n होता है। तो उसी हिसाब से, उसी बेस पे जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होगा, n बराबर 21 हो गया, 2n बराबर 42 हो गया, तो 3n बराबर 63, 63 हो गया हमारा क्रोमोसोम नंबर, अगर इंडोस्पर्म में पूछा जाए। अब इसके बाद हम जानते हैं फैमिली के बारे में। इसकी फैमिली
फैमिली, फैमिली इसकी फैमिली जो है ग्रेमनी, ग्रेमनी या फिर पोएसी, पोएसी, क्योंकि फैमिली तो सबकी होती है। इसी वैसे ही हमारा गेहूं की भी फैमिली है जिसको कुल बोलते हैं, ठीक है, कुल बोलते हैं। हमारी गेहूं की फैमिली क्या है? ग्रेमनी। इसके बाद हम जानते हैं इसका ऑरिजिन, ऑरिजिन प्लेस, ऑरिजिन उत्पत्ति स्थान, ऑरिजिन प्लेस, प्लेस उत्पत्ति स्थान क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, या फिर कहीं कहीं पे मिल जाता है तुर्की, तुर्की, साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की, साउथ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी एशिया, एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया जो हो गया हमारा इसका ओरिजिन प्लेस हो गया। अब हम इसके बारे में, ओरिजिन प्लेस और किसका किसका है? एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है, तो एक बकव्हीट होता है, बकव्हीट, इसका साइंटिफिक नेम है फैगोपायरन एस्कुलेंटम और इसकी फैमिली है पॉलीगोनेसी, ठीक है, बकव्हीट हो गया। इसके बाद हमारा सीसर एराइटिनम, चना का भी होता है, चना का भी हमारा जो है ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन, प्रोटीन, टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन इसमें कितनी होती है? 10 से 12%। सबको मालूम होना चाहिए व्हीट के बारे में। अब आज से कोई भी पूछे तो व्हीट के बारे में, आप गेहूं के बारे में इतना सब कुछ बताना, ठीक है। कितने परसेंट होती है? 10 से 12% प्रोटीन होती है। इसमें पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? तो वो जो प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन, इसको बोलते हैं ग्लूटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन। अब मैं ये आपको एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। आपको पता है रोटी क्यों फूलती है? रोटी फूलती है इसी की वजह से। ये जो है प्रोटीन, यही गेहूं के आटे में पाई जाती है, जिस कारण से रोटी हमें खूब फूलती है, खूब ज़्यादा। जब हम वो बोलते हैं मम्मी को, मम्मी जो रोटी ज़्यादा फूली है वही वाली दो हमको, और हम उसी की डिमांड करते हैं। तो वो जो ग्लूटीन होती है, ये प्रोटीन होती है, उसी के कारण जो है रोटी फूलती है, ठीक है। प्रोटीन के बाद हम पढ़ते हैं अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारा गेहूं में पाया जाता है 70%। कितना कितना पाया जाता है? 70%। अब इसके बाद हम इसकी पोजीशन जान लेते हैं, गेहूं की पोजीशन। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, डन। अब गेहूं की पोजीशन, कि गेहूं का पोजीशन क्या है विश्व में और हमारे यूपी में। यूपी के बारे में भी तो जानना है, क्योंकि हम यूपी के हैं, तो यूपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी पोजीशन। व्हीट जो हमारा गेहूं है, गेहूं का एरिया में विश्व में, गेहूं का विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? सबसे ज़्यादा एरिया, क्षेत्रफल उत्पादन में जो अपन प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो एरिया किसका सबसे ज़्यादा है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। गेहूं के खेती में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वो है हमारा इंडिया का, भारत का, भारत का। हमारा जो भारत है भैया, विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करने वाला, प्रोडक्शन तो चाइना करता है, उसका जो हमारे इंडिया का है वो एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल। जैसे हमारा एक खेत है, तो हमारे पास पूरा ये खेत है, तो हमारे सबसे ज़्यादा खेत में, एरिया में गेहूं की खेती होती है। लेकिन जो चाइना है, वहाँ पे जब खेत से ईल्ड निकलेगी और सभी इतने जो खेत हैं, पूरे जितने भी खेत हैं उसकी ईल्ड निकालेंगे, तो वो प्रोडक्शन काउंट होती है। अगर पर यूनिट एरिया हेक्टेयर में बात करते हैं तो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। गेहूं का विश्व में क्षेत्रफल में भारत फर्स्ट नंबर पे है। किस नंबर पे है? फर्स्ट में। और फिर बात करते हैं प्रोडक्शन में, उत्पादन में, उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है? उत्पादन में फर्स्ट है हमारा चाइना। हमारा नहीं है, वो किसी का नहीं है, चाइना हमारा नहीं है। हमारी एक आदत है हमारा बोलने की, लेकिन चाइना हमारा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चीन। चीन जो है प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है। अब बात करते हैं यूपी की।
जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो एरिया में, एरिया और प्रोडक्शन में, किसमें, क्षेत्रफल और उत्पादन में, क्षेत्रफल और उत्पादन, एरिया और प्रोडक्शन, उत्पादन में कौन है भैया सबसे पहले नंबर पे, यूपी। किसमें, गेहूं में, व्हीट में, व्हीट प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन और एरिया में हमारा यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी अभी बताया था ना कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन जब देता है तो कौन सा स्टेट है जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारा पंजाब। एक पंजाब ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केमिकल भी यूज होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा पंजाब में यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी। तो जहीं से एक ट्रेन पंजाब से चलाई जाती है कैंसर के लिए, क्योंकि केमिकल किसी को फ़ायदे नहीं देते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं सब लोग। तो पंजाब जो है प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा, उत्पादकता, उत्पादकता में सबसे ज़्यादा आगे है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो हमारा पंजाब, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि गेहूं में जो टहनी मेढ़ी संरचना होती है, गेहूं के बारे में भैया बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम इसी को खाते हैं। गेहूं में जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग आकृति, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना या आकृति, टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो होती है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या बोलते हैं? गेहूं में जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्त रेचिस। अब बोलोगे देखो दिखाया तो है नहीं रेचिस होता क्या है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना। तो देखो ये हमारा गेहूं, ठीक, ये गया हमारी टेढ़ी मेढ़ी संरचना, ठीक है, ऐसी होती है। अब यहीं से हमारी बालियां लगी होंगी, ठीक है, ऐसे करके ये है, ये दाने हैं हमारे, ठीक है। अब इसके बाद ये निकले हैं सीक, जिसको औंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीकरा। हिंदी में हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सीकरा। तो ये होते हैं ऑन्स। तो जो एक हमारे बीट में होता है लेमा एंड पेलिया, लेमा एंड पेलिया। तो जो सीकरा होते हैं, सीकरा वो हमारे लेमा में होते हैं, ऑन्स किस में होते हैं? वो हमारे लेमा में होते हैं। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि जो सीकरे होते हैं, ऑन्स होते हैं, वो किस में होते हैं? तो वो पेलिया वाले वो लेमा वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है। पेलिया में जो इसके पार्ट हैं वो लेमा और पेलिया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो व्हीट किस तरीके की क्रॉप है। व्हीट जो हमारा गेहूं है, गेहूं हमारा C3 पौधा है। कैसा है? C3 का मतलब इसमें C3 साइकिल चलती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। C3 पौधा है, C3 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C3 प्लांट है। और ये हमारा जो है लॉन्ग डे है, लॉन्ग डे। कैसा प्लांट है हमारा? लॉन्ग डे। मतलब इसको फलन, इसकी मैच्योरिटी के लिए, फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अब जैसे लॉन्ग डे हो गया तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो है गार्डनर और एलार्ड, गार्डनर एंड अलार्ड दो वैज्ञानिक थे, गार्डनर और अलार्ड, गार्डनर एंड अलार्ड दो वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने 1920 में एक चीज़ बताई थी कि क्या बताया था वो था फोटो पीरियोडिज्म के बारे में गार्डनर एंड अलार्ड ने 1920 में बताया था। और उन्हीं ने ही फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा था, जो कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट थे। तो हम इसको एक बाई एक करके अभी पढ़ेंगे। क्या बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन? शॉर्ट डे, दूसरा होता है लॉन्ग डे, और तीसरा होता है डे न्यूट्रल।
डे न्यूट्रल, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे में क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, नॉर्मली शॉर्ट डे वाले होते हैं हमारे खरीफ के, ठीक है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनको मैच्योरिटी के लिए फ्लावरिंग के टाइम पे कितने घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेस देन 12 आवर, 12 घंटे से इनको कम की प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो लॉन्ग डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे, इसको जो है 12 घंटे से अधिक, 12 घंटे से अधिक जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि ये रबी ऋतु की जितनी भी फसलें हैं रबी के उसमें हैं, और ये खरीफ का है, वो सब क्रॉप आती हैं इसके अंतर्गत। और होता है डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल क्या होता है, डे न्यूट्रल हमारा होता है, इसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे जैसे चंगू मंगू ऐसे फिर रहा है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, कोई मतलब नहीं। जैसे दारू पी के मतलब कोई भी दारू पिए रहता तो उसको किसी से मतलब नहीं, ऐसे घूमता है, ये गया में वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये होता है डे न्यूट्रल, ठीक है। डे न्यूट्रल इसको बोलते हैं। इसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, चाहे ज़्यादा प्रकाश हो चाहे कम प्रकाश हो। इसके अंतर्गत आता है सूरजमुखी, सूरजमुखी हुआ, कॉटन हुआ, इनको ज़्यादा मतलब डे न्यूट्रल होते हैं। सूरजमुखी हुआ, बैगन हुआ, ठीक है, टमाटर हुआ, इसको कभी भी उगा लेते हैं ये डे न्यूट्रल होते हैं। तो इतना जान लिए। अब इसके बाद हम गेहूँ के C3 प्लांट हो गया। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन, आप पॉलिनेशन के बारे में तो मैं थोड़ा समझा देगा हूँ, ठीक है। पॉलिनेशन को बोलते हैं हिंदी में परागण। तो क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जैसे एक फ्लावर हो गया, ये हमारा फ्लावर हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी समझाए दे रहा हूं भाई, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, ये हो गया हमारा एंथर, ठीक है। ये होगी हमारी स्टिग्मा, वर्तिका जिसको बोलते हैं। ये हो गए परागकोश, ठीक है। ये होगी क्या, वर्तिका। अरे सीधे याद करो स्टिग्मा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से जो है पोलन ग्रेन, परागकण, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, किसी कीड़े के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, ये मीडियम होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं पोलन। ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर पहुंच गया, अगर मतलब इसी से डायरेक्ट इसी में पहुंच गया, एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी का उसी में पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, इसको एलोगैमी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद होता है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट चेंज हो जाता है, कि ये फ्लावर है ये भी चेंज हो जाएगा और प्लांट भी चेंज हो जाएगा। जो पौधा है हमारा दूसरे पौधे में, अगर एक ही पौधा, जैसे मैं पौधा हूँ, ये मेरा फ्लावर है और ये मेरा पॉलन है, अगर इससे उड़ के इसी में आ गया तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैं प्लांट हूँ, एक मेरे बगल में ये 2 प्लांट है, ये लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, लेकिन इसका जो पॉलन ग्रेन है, परागकण, ये उड़ के ऐसे आया और इसमें जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका स्टिग्मा, इस पे आके वो गिर गया, ठीक है, तो इसको वो पॉलिनेट कर देगा। तो इसको बोलेंगे, अलग अलग है तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक होता है गिटेनोगेमी, इसी के अंतर्गत, सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत होता है। तो अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर चेंज हो जाए, प्लांट ये हमारा एक ही है, इसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो उसी प्लांट में हो गया तो उसको बोलते हैं वो गिटेनोगेमी, ठीक है, जो कि मूंगफली में पाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड के आगे पढ़ेंगे कि इसका इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम, इन्फ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम, इसके पुष्पक्रम को, इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं
क्या? अरे यार हेड बोलते हैं, हेड, या फिर स्पाइक, या फिर कान। कान नहीं बोलते उसको, ईयर बोलते हैं, ठीक है। हेड, स्पाइक या ईयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका टेस्ट वेट, टेस्ट वेट के बारे में पहले हम जानेंगे, इतना मिटा लें फिर टेस्ट वेट के बारे में यहीं पे कर ले रहे हैं। पहले जान लेते हैं टेस्ट वेट होता क्या है, फिर उसके बारे में जानेंगे कि गेहूं का कितना होता है। टेस्ट वेट होता क्या है, क्योंकि पूछ लिया जाता है टेस्ट वेट क्या होता है। तो जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट वो होता है 1000 दानों का वजन। हमने क्या किया, गेहूं हार्वेस्ट किया और गेहूं का हमने अच्छे से मड़ाई की, गेहूं के दाने निकाले कितने, 1000 दाने निकालने के बाद लाइट चली गई भैया, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं कैमरा देख लूँ फिर कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। चलो कैमरा सही है, लाइट जाने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काला दिखूंगा कोई बात नहीं। टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट होता है कि 1000 हमने दाने निकाले गेहूं के, कितने, 1000। अब हमने उन 1000 दानों को क्या किया, ले गए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1000 दानों को हम ले गए, कहाँ पे ले गए, तौलने के लिए, वेट करने के लिए। जब हमने उनको तौला, वेट किया उनका, तो हमारा जितना उनका 1000 दाने का जितना वजन आएगा उसको बोलेंगे टेस्ट वेट। 1000 दानों का वजन, दानों का वजन, 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है, टेस्ट वेट। अब हम बात करते हैं, एक होता है सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स क्या होता है, सीड इंडेक्स होता है हमारा 100 दानों का वजन। कितने दानों का, 100 दानों का वजन। हम गए भैया दुकान पे, 1000 दाने थे, हमने 900 दाने फेंक दिए, फेंक नहीं दिए, बेच दिए, जितना हुआ 100 दानों का वजन जितना निकला उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। अब हम जान लेते हैं जो व्हीट होता है, परछाई को रहने दो, परछाई को मत ध्यान दो, जो होता है व्हीट, व्हीट का टेस्ट वेट, 1000 दाने का वजन कितना होता है, टेस्ट वेट। जहाँ दोस्त समझ ना आए पूछ लेना ध्यान से, ठीक है, जहाँ भी समझ में ना आए, और तुम्हें भी, ठीक है। टेस्ट वेट कितना होता है व्हीट का, वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। और एक हमारा होता है फैलरिस माइनर। क्या होता है, फैलरिस माइनर। फैलरिस माइनर क्या है, गेहूं का एक खरपतवार है। अभी फैलरिस माइनर को हम पढ़ेंगे, गुल्ली डंडा बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम किसमें, जब हम इसके खरपतवार पढ़ेंगे, वीड पढ़ेंगे, वीड, तब हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो क्या है फैलरिस माइनर, फैलरिस माइनर, फैलरिस जो माइनर है, फैलरिस माइनर, उसका टेस्ट वेट कितना है, टेस्ट वेट, उसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितना, 2 ग्राम, याद रखिएगा 2 ग्राम जो होता है उसका टेस्ट वेट होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं ड्वार्फिंग जीन। ड्वार्फिंग जीन नोट तो बना ही रहे होगे, ठीक है। तो इसका ड्वार्फिंग जीन क्या होता है, ड्वार्फिंग जीन, ड्वार्फिंग जीन क्या है इसका, रुक जाओ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ड्वार्फिंग जीन बौनेपन के लिए, जो हमारी नई नई वैरायटी आ रही हैं, आप देखे होंगे कि उनको पहले वैरायटी आती थी हमसे बड़ी बड़ी, हमारी जितनी, अब हमसे छोटी छोटी आने लगी, हमारी कमर से आने लगी, ठीक है। तो वो किस वजह से आने लगी, बौनी प्रजातियाँ बोलते हैं उसको, वो उनमें एक जीन यूज़ होता है ड्वार्फिंग जीन, जिसको बोलते हैं नॉरिन 10। कौन सा, नॉरिन 10 जीन, जो कि नॉरिन 10 की हम हिस्ट्री अभी जानेंगे कि ये हमारे यहाँ कैसे आया। ये इसकी खोज पता है कहाँ पे हुई थी, इसकी खोज हुई थी जापान में। जब इसकी हिस्ट्री जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री जानेंगे नॉरिन 10। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 2 जीन है, उसका भी यूज होता है, RST, इसको इस स्मॉल में लिखो, RST1 एंड RST2, RST1 एंड RST2। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, रिड्यूस्ड हाइट 1। क्या है इसका फुल फॉर्म, रिड्यूस्ड हाइट 1। अब हमें थोड़ी इसकी प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे, मतलब इसकी स्पीसीज़, प्रजातियाँ नहीं, इसकी स्पीसीज़। पढ़ते रहिए भाई, थोड़ा लाइक शेयर कमेंट ये भी कर दिया करो यार, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कोई ना, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो यार,
कोई बंदा नहीं कह रहा है शुरुआत में, नहीं तो मैं शुरुआत में आता बोलता सब्सक्राइब करो, आप भी बोर हो जाते। लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए हो यार, जुड़ के तो कर ही दो सब्सक्राइब, क्या जाता है। एक उंगली तो दबानी है, यहाँ पे बगल में लगा दो, देखो ऐसे दबा दो, हो जाए काम। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, गेहूं की स्पीसीज़ के बारे में। व्हीट की जो स्पीसीज होती हैं, गेहूं व्हीट की स्पीसीज, जो गेहूं की स्पीसीज होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, गेहूं की स्पीसीज के बारे में, जो गेहूं की स्पीसीज हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहले क्या जानेंगे, ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, पहले कौन सी वैरायटी स्पीसीज है, हेक्साप्लाइड, क्या आ गया मार्कर है और कोई, हेक्साप्लाइड वैरायटी, हेक्साप्लाइड है, मार्कर इसमें है, मार्कर यार बहुत बेकार हो रहे हैं। हेक्साप्लाइड वैरायटी, हेक्साप्लाइड वैरायटी, हेक्साप्लाइड वैरायटी, हेक्साप्लाइड वैरायटी के अंतर्गत हमारी डिफरेंट वैरायटी आएंगी जिनको अच्छे से याद कर लेना। पहली वैरायटी आती है कौन सी, हमारी ओराइजा सटाइवा, वो राइस की है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। जब भी आप दोस्तों साइंटिफिक नाम अपने हाथ से लिखना तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर लगा देना, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होता है हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है कंप्यूटर में, और जो क्या बोलते हैं अपन हाथ से जब लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम होती है वो हेक्साप्लाइड होती है, जो कि हम पहले ऑलरेडी जान चुके हैं कैसी होती है, हेक्साप्लाइड होती है, वो हम जान चुके हैं। हेक्साप्लाइड मतलब 2n बराबर या फिर 6x बराबर कितनी, 42। ठीक है, अब जो हमारी ट्रिटिकम एस्टिवम है वो कितने परसेंट एरिया पर ग्रोन होती है, वो होती है हमारी 87%। ठीक है, कितने परसेंट, 87% क्षेत्रफल पर कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, 87% क्षेत्रफल पर हमारी ग्रोन होती है, क्षेत्रफल पर खेती होती है, इसकी खेती होती है और खेती होती है। और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन ब्रेड व्हीट, क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट। इसका दूसरा नाम भी है, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। ये इंडियन नहीं है भाई, इंडियन दूसरा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट पूछा जाए तब भी जो हमारा होता है ये ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम चपाती बनाने में। किसके, चपाती। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती पता है किसकी होती है, इसी की होती है। यही जो गेहूं की स्पीसीज़ है इसी की कल्टीवेशन होता है, इसी को हम खाते हैं क्या बनाने में, चपाती या फिर रोटी बनाने में यूज़ होता है, बनाने में किस में यूज़ होता है, रोटी बनाने में। अब हमारा दूसरी कौन सी स्पीसीज़ आई, ट्रिटिकम स्पेल्टॉइड्स, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ठीक है, स्पेल्टॉइड अभी आगे आएगा, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, ट्रिटिकम। अब देखो ट्रिटिकम मैं बार बार नहीं लिखूंगा पूरा, खाली टी पर लिख दूंगा। ठीक है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, स्पेरोकोकम। देखो इसका जो हिंदी है वो यही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ठीक है, जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम होता है इसको बोलते हैं इंडियन ड्वार्फ व्हीट। क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे इंडियन ड्वार्फ व्हीट, इंडियन ड्वार्फ व्हीट। क्या बोलते हैं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं इसको, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को। अब एक हमारा होता है ट्रिटिकम कम्पैक्टम। क्या होता है, ट्रिटिकम कम्पैक्टम, जो हमारा ट्रिटिकम कम्पैक्टम होता है वो होता है हमारा क्लब व्हीट। लाइट आ गई भैया, क्लब व्हीट, इसको बोलते हैं क्लब व्हीट। क्लब गधा जैसे गधे जैसे नहीं, गधा जैसे, इसको बोलते हैं क्लब व्हीट, ट्रिटिकम कम्पैक्टम। एक हमारा होता है ट्रिटिकम बलगैर। क्या होता है, ट्रिटिकम बलगैर, ट्रिटिकम बलगैर।
इसको याद कर लेना, ये सब जो है हेक्साप्लाइड वीट है, टिटिकम वल्गैर, ये जो हमारी होती है वीट क्या होती है, ब्रेड वीट होता है, ठीक है। किसमें, इससे क्या बनता है, ब्रेड, ब्रेड वीट बोलते हैं इसको। पूछे जाए ब्रेड वीट किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं टिटिकम वल्गैर को। क्यों बोलते हैं ये ब्रेड वीट, क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूटीन कंटेंट जो बताए थे अभी, ग्लूटीन, जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है, ग्लूटीन प्रोटीन, जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है वो हाई अमाउंट में पाई जाती है इसमें। कैसी पाई जाती है, हाई अमाउंट में पाई जाती है ग्लूटीन प्रोटीन, जिस कारण इसकी जो इसका यूज़ होता है हम ब्रेड बनाने में करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी हम वैरायटी पढ़ेंगे कौन सी, हेक्साप्लाइड हो गई, ऑक्टाप्लाइड, ठीक। हेक्साप्लाइड लिख लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो नहीं ले पाए तो वीडियो रुका लेना बीच में, ठीक है। थंब करते जाना भाई, समझ में आ रहा है, आज फुल एनर्जी के साथ। कौन सा है, अब है ऑक्टाप्लाइड, ऑक्टा, देखो कहीं भूल जाया करो तो बता दिया करो ऑक्टाप्लाइड, वो सॉरी ऑक्टाप्लाइड, देखो अभी बोला था टेट्राप्लाइड अब कौन सा हम पढ़ेंगे, टेट्राप्लाइड, ऑक्टाप्लाइड नहीं है इसमें, टेट्राप्लाइड, चतुर्गुणित इसको बोलते हैं। टेट्राप्लाइड वीट जो होता है, वीट स्पीसीज। टेट्राप्लाइड में कौन आता है, टेट्राप्लाइड में हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम। पहले हम जान लेते हैं जो टेट्राप्लाइड होता है, टेट्राप्लाइड इसमें 2n बोल दें या फिर 4x बोल दें, बराबर कितना होता है 28, क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम कितना होता है 7 होता है, तो 7 का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो हम टिटिकम डाइकोकम पढ़ेंगे, या फिर इससे पहले टिटिकम ड्यूरम के बारे में जान लें, क्योंकि सेकंड जो है 3 ही वेराइटी अपने यहाँ उगाई जाती हैं, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम ड्यूरम और टिटिकम डाइकोकम। तो हम टिटिकम ड्यूरम पढ़ेंगे, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम जो हमारी वेराइटी है इसको बोलते हैं मैक्रोनी गेहूँ। क्या बोलते हैं, मैक्रोनी गेहूँ, मैक्रोनी वीट, क्योंकि इससे क्या बनती है भैया, मैक्रोनी बनती है, इसलिए बोलते हैं इसको मैक्रोनी गेहूँ। ये कितने परसेंट एरिया पर उगाया जाता है, 11 से 12%। कितने परसेंट एरिया पे, क्षेत्रफल पर 11 से 12% एरिया पर किसका उत्पादन होता है, क्या होता है, उत्पादन होता है कितने परसेंट, 11 से 12% एरिया पर इसका उत्पादन होता है। कहाँ पे इसका ज़्यादातर उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और ये है राजस्थान के साइड, सबसे ज़्यादा ये है, यहीं पे इसका टिटिकम ड्यूरम का उत्पादन होता है। अब ये जो है हमारी सूखा सहनशील, जो हमारी ये है टिटिकम ड्यूरम, ये सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील है बीट में, ये सूखा सहनशील है। कैसी है, सूखा सहनशील है, सूखा सहनशील फसल है। अगर पूछे सूखा सहनशील, और इससे क्या बनती है, सूजी, मैक्रोनी वीट, और इससे क्या बनती है, सूजी, सूखा सहनशील है और इससे क्या बनती है, सूजी बनती है। अब हम इसकी वैरायटियों के बारे में जानते हैं, कौन सी, इसकी जो वैरायटी, इसकी वैरायटी कौन कौन सी है कि मालविका है इसकी वैरायटी, मालविका हो गई, जयराज हो गई, मेघदूत हो गई। कौन कौन सी, मालविका, जयराज और मेघदूत। और यार हमने वो तो पढ़ा ही नहीं, टिटिकम एस्टिवम की वैरायटी, टिटिकम एस्टिवम है, तो टिटिकम एस्टिवम की बहुत सी वैरायटी, लेकिन हमारे यहाँ जो यूपी में हुआ और जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो है K65, K68, C306, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया किसका, टिटिकम ड्यूरम का। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टिटिकम डाइकोकम।
ये जो है हमारी टेट्राप्लॉइड है, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम। कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा है। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में एक कमेंट कर सकते हैं, बस सिर्फ एक कमेंट, ठीक है, इस इतनी एनर्जी के साथ, क्योंकि आपका कमेंट देख के एनर्जी आती है। मेरे में एक कमेंट आया था कि भैया आप डोरमेंसी में हो। कमेंट था क्षमा, किसी क्षमा ने, जो हमारा नया परिवार में जुड़ा है, क्षमा ने कमेंट किया था कि भैया डोरमेंसी से थोड़ा निकल के पढ़ाओ, तो हम डोरमेंसी से निकल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर क्षमा तक आवाज़ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दे और शेयर भी कर दे, ठीक है। टिटिकम डाइकोकम, इसको बोलते हैं ईमर व्हीट, ईमर व्हीट, ईमर व्हीट, ईमर व्हीट, इसको ईमर गेहूँ बोलते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है कितने परसेंट एरिया पे होता है? 1%, 1% एरिया पर प्रोडक्शन होता है इसका। प्रोडक्शन कितने परसेंट एरिया पर होता है? 1%, 1%, मात्र 1% एरिया पर ही इसका प्रोडक्शन होता है। अब इससे क्या बनता है? इसका हमने जान लिया क्या बनता है। अब इसका बनता है उपमा। किस लिए इसका यूज़ करते हैं? उपमा बनाने के लिए, बनाने के लिए। पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उपमा बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लिख रही हो? अब बात करते हैं दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं? राधा गोधूमल। क्या कहते हैं? राधा गोधूमल, गोधूमल, राधा गोधूमल इसको बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका सावा। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम है यहाँ पे सांबा भी बोलते हैं, ठीक है। राधा गोधूमल और सांबा भी बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं डिप्लाइड स्पीसीज़ के बारे में। डिप्लाइड हमारी कितनी है? एक है, तो बहुत सी, लेकिन हम पढ़ेंगे एक के बारे में। डिप्लाइड, डिप्लाइड स्पीसीज़, जो डिप्लाइड स्पीसीज़ है हमारी, वो है हमारी डिप्लाइड स्पीसीज़ में देखो, पहले सबसे पहले जानो 2n या फिर 2x, ये बेसिक होता है। कितना होगा? 14, क्योंकि x बराबर 7 होता है। डिप्लाइड व्हीट जो है हमारा टिटिकम, टिटिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम, टिटिकम मोनोकोकम, डबल C, ठीक है। टिटिकम मोनोकोकम, इसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्न व्हीट। क्या बोलते हैं? इनकॉर्न व्हीट, इनकॉर्न व्हीट, व्हीट। एक होता है टिटिकम स्पेल्टॉइड्स, उसको बोलते हैं वाइल्ड इनकॉर्न व्हीट। उसको ना ज़्यादा जानो, ठीक है, इतना जानो जो बेसिक है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि गेहूं की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रजातियां कैसे आई, क्योंकि हर चीज़ जानना है हमको गेहूं के बारे में। नींद तो नहीं आ रही? ओ यार, व्हीट मिट गया। चलो फिर से लिख रहे गेहूं के बारे में। मिट गया तो फिर से लिख लेंगे। गेहूं, व्हीट। तो अब क्या हमारा जो है व्हीट की उत्पत्ति कैसे हुई, गेहूं का विकास कैसे हुआ? गेहूं का विकास, विकास लड़के का नाम वाला विकास नहीं, ठीक। उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमारी जो पहले एक वैरायटी हुआ करती थी टिटिकम बायोटिकम, टिटिकम बायोटिकम। बहुत सालों पहले की बात है, कई लाख साल पहले की, जब एक वैरायटी हुआ करती थी टिटिकम बायोटिकम नाम की। तो उसमें क्या हुआ, हमने नहीं किया कुछ, ह्यूमन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। नेचर जो होता है, नेचर वो अपने हिसाब से हर चीज़ ढाल लेता है, क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो परिणाम देगा। अगर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, उसकी हर चीज़ करेंगे, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वो हमें अच्छे से अच्छी, क्योंकि नेचर जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देता है, पानी से लेके ज़मीन से लेके हर चीज़, पानी हुआ, हवा हुई। अगर नेचर चीज़ों का पैसा लेना शुरू कर दिया तो हो गया काम, ठीक है। तो जो नेचर ने क्या बना के दिया हमें, पहले हमारे यहाँ पे कौन सी वैरायटी हुआ करती थी?
टिटिकम बायोटिकम नाम की वैरायटी हुआ करती थी। तो क्या हुआ टिटिकम बायोटिकम में? नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचर में ही हुआ, हमने कुछ नहीं किया, ह्यूमन का इंटरफेरेंस कुछ नहीं हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, अपने से नेचुरल सिलेक्शन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ, हमारी जो है टिटिकम मोनोकोकम वैरायटी बन गई, टिटिकम मोनोकोकम जो है नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उससे हमारी कौन सी वैरायटी बन गई? टिटिकम मोनोकोकम, जो कि हमारी कैसी थी? डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड। कैसी वैरायटी थी? डिप्लॉइड वैरायटी थी, जिसका जो था जीन था, जीनोम ए था, जिसको 2n बराबर, ये भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, 2n बराबर कितना था इसका? डिप्लॉइड वैरायटी होगी तो 14 होगा, ठीक है। जब हमारी क्या हुई, नेचुरल सिलेक्शन से कौन सी वैरायटी बन गई? टिटिकम मोनोकोकम बन गई। अब इसके बाद हमारी टिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस किससे नेचुरली हो रहा है? सब वाइल्ड स्पीसीज थी एक, कौन था? वाइल्ड स्पीसीज थी, वाइल्ड स्पीसीज थी कौन? टिटिकम मोनोकोकम की एक वाइल्ड स्पीसीज थी, एजिलॉइड्स स्पेल्टॉइड्स, एजिलॉइड्स स्पेल्टॉइड्स, स्पेल्टॉइड्स, नाम भी इनके अजीब अजीब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एजिलॉइड्स स्पेल्टॉइड्स, ये भी हमारी कैसी थी? डिप्लॉइड थी। कैसी थी? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। कैसी वैरायटी थी हमारी? डिप्लॉइड वैरायटी थी। इसका भी क्या था? इसका जीनोम था AA, इसका था AABB, इसका क्या हो गया? AABB। और कैसी थी? इसका 2NB क्या था? 14 था, ठीक। इसका जीनोम क्या था? BB था, इसका AA था। तो इनका जब क्रॉस हुआ आपस में तो हमारी एक और वैरायटी निकल के आई। कौन सी वैरायटी निकल के आई? वो था हमारी टिटिकम टर्जिडम। कौन सी वैरायटी निकल के आई? टिटिकम टर्जिडम, टिटिकम टर्जिडम, टर्जिडम। देखो मीनिंग थोड़ी बहुत एक दो यहाँ वहाँ हो जाए 21-20, तो मीनिंग को ज़्यादा ना सीरियस लेना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में भी लिख लिया करो, ठीक है। टर्जिडम, ठीक है, टिटिकम टर्जिडम। ये हमारी कैसी थी? टेट्राप्लाइड थी। कैसी थी? टेट्राप्लाइड थी, चतुर्गुणित थी। इसका जीनोम यहाँ से BB आ गया, यहाँ से AA आ गया, तो क्या बन गया? AABB, AABB बन गया। जो हमारा क्रोमोसोम डिप्लॉइड बन के क्या बन गया? टेट्राप्लाइड, जिसका क्या हो गया? 2n बराबर 28। पूछा जाता है टिटिकम टर्जिडम जो है कैसी वैरायटी है, तो वो है टेट्राप्लाइड। अब जब टिटिकम टर्जिडम का क्रॉस हो गया टिटिकम टॉस्ची के साथ, टिटिकम टॉस्ची, टिटिकम टर्जिडम का क्रॉस टिटिकम टॉस्ची के साथ हो गया। ये कैसी थी? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड थी। तो इसका जो 2n था बराबर कितना था? 14 था। और इसका जो जीनोम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, जीनोम था DD। जब इसका जीनोम DD था तो ये इसने अपना इसके साथ क्रॉस हुआ तो क्या बन गया? टिटिकम एस्टिवम। क्या बन गया? टिटिकम एस्टिवम, ये बन गया हमारी भाई गेहूं की वैरायटी। बन गई? बना दी हम गेहूं की वैरायटी? हम नहीं बना दी ठीक है, टिटिकम एस्टिवम नेचुरली बना है सब टिटिकम एस्टिवम की वैरायटी ये कैसी हो गई? हेक्साप्लाइड, हेक्साप्लाइड। इसका जो 2n है, 2n हो गया 42। और ये जो वैरायटी है हेक्साप्लाइड, इसका जो जीनोम हो गया, क्या जीनोम हो गया इसका? AABB और DD। ये जो जीनोम है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जानते हैं कि इसकी रूट्स के बारे में। एक बार मैं वीडियो देख लूँ, कितना हो गया बड़ा? ज़्यादा लंबा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। कितना हो गया लंबा? 44 मिनट। भाई इतना लंबा वीडियो हो गया 44 मिनट का, इतनी स्पीड से भी पढ़ाया। चलो 2-4 मिनट और थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ। चलो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो थैंक यू आपका, लास्ट का जो है कर लें। थैंक यू आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इतनी लास्ट तक आ ही चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो यार एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बगल में ही है, ठीक है। धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। जय हिंद।